साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगार शाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए डेली आपकी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए जो कि पुणे होने वाली है, इलेक्शन के बाद जल्दी ही होगी साथियों, उसके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं। साथियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथियों मैं इन प्रश्नों के साथ में प्रश्नों का विश्लेषण भी एक अच्छे तरीके से करता हूं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। साथियों ये प्रश्न केवल यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी जितनी भी परीक्षा होती हैं कॉम्पिटेटिव की, यानी कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हुआ, चाहे वो रेलवे का हुआ, चाहे वह जितने भी स्टेट एग्जाम के वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए साथियों। और साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से करंट अफेयर्स की क्लास डेली आती है और जीके एंड जीएस के प्रश्न भी मैं लगातार आपके लिए करा रहा हूँ, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों कि एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ है साथियों, यानी कि GUI की फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि ग्रुप यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल उपयोगिता इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिक उपयोगिता इंटरफेस। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, GUI की फुल फॉर्म होती है साथियों। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर मैं अगले सवाल की बात करूं साथियों, अगला सवाल कह रहा है कि What इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM। अति महत्वपूर्ण सवाल साथियों, GSM का पूरा नाम क्या है। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल साथियों, GSM का पूरा नाम क्या है। यानी कि जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्रिड सिस्टम फॉर मोबाइल्स या फिर साथियों ग्रांड सिस्टम फॉर मोबाइल। साथियों बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। साथियों अगर मैं इस सवाल के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। साथियों सब विकल्प बी सही उत्तर है इसका। अब साथियों मुझको एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे बताइए कि GPS की फुल फॉर्म क्या होती है। आपने कभी सुना होगा कि GPS के बारे में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मुझको बताइए। यानी कि साथियों GPS की बात करते हैं, GPS, तो इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। साथियों क्या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं GPS को। वहीं एक फुल फॉर्म आपने और सुनी होगी, GPRS। क्या साथियों, GPRS, इसकी फुल फॉर्म मुझे बताइए क्या होती है। अगर मैं GPRS की बात करूं साथियों, ये जनरल रेडियो पैकेट सर्विस होती है साथियों। क्या GPRS की फुल फॉर्म जनरल रेडियो पैकेट सर्विस होती है। अब बात करते हैं अगले सवाल की साथियों, इनको आप तैयार कर लीजिए, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है GPS की, GPRS की। साथियों अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार पूछा गया सवाल है साथियों, कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। साथियों बताइए मुझको, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। यानी कि द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी वॉज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। अब मैं आपको साथियों कुछ फैक्ट बताता हूं यहाँ से। हमेशा याद रखेंगे जो गुप्त वंश था उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार इस सवाल को पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस शासन को कहा जाता है, किस वंश को कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल ये गुप्त वंश को कहा जाता है साथियों। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमेशा याद रखेंगे, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछता है कि बात ये रही कि अगर संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त, और पूछिए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हमेशा याद रखेंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। साथियों कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। वहीं बात करें साथियों इन चंद्रगुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिल सकती है
कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी की याद में, कौन सी, उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, यानी कि कुमार देवी की याद में इन्होंने क्या किया था, राजा रानी के सिक्के चलाए थे। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वहीं साथियों इस चंद्रगुप्त प्रथम ने ही एक गुप्त संवत चलता है, तो उसको चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने साथियों। और यहाँ से क्या महत्वपूर्ण बात है, जो चंद्रगुप्त प्रथम था यह गद्दी पर, यानी कि इसका जो शासनकाल था वो 319 से लेकर के 334 तक इसने शासन किया था अपना। ठीक है साथियों। अब यहाँ से और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, गुप्त संवत किसने चलाया था साथियों? ये चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? 319 एडी में। एनो डोमिनी कहते हैं, एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। वहीं अगर बात करें कि कभी कभी पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है, विक्रम संवत का टाइम पीरियड पूछता है, तो विक्रम संवत का टाइम पीरियड है साथियों क्या? 57 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। 57 BC क्या है साथियों? विक्रमी संवत को कहा जाता है। वहीं पूछता है कि शक संवत जो कि भारत में अपनाया गया है, ये प्राचीन शक संवत हमारे देश भारत ने अपनाया है साथियों। इसका टाइम पीरियड क्या है? 78 एडी, यानी कि 78 एडी का मतलब शक संवत, गुप्त संवत का मतलब 319 एडी, और विक्रमी संवत का मतलब 57 BC, और शक संवत का मतलब 78 एडी। ये डायरेक्ट ये संवत पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगर अगले सवाल की बात करें साथियों, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि सवाल कह रहा है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी साथियों। अति महत्वपूर्ण सवाल कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को साथियों। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। अब बात करते हैं साथियों कुछ यहाँ पर गुप्त वंश के बारे में। अगर बात करूँ मैं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो ये 319 एडी से लेकर के 334 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त का शासन रहता है 334 से लेकर 380 तक। वहीं समुद्रगुप्त क्या है, इसके दो बेटे होते हैं। उन बेटों का नाम क्या क्या है? एक का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय और एक का नाम रामगुप्त। ये समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। अब साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन आता है? कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त का शासन कब से कब तक था? 414 से लेकर के 454 एडी तक इसका शासन रहता है। फिर कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त, और इसका शासन रहता है 454 एडी से लेकर के 467 एडी तक साथियों। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब साथियों जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसको एक उपाधि और दी गई थी। इसको सकारी के नाम से भी जाना जाता था, और इसको विक्रमांग के नाम से भी इसको जाना जाता था साथियों। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है कि चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? अति महत्वपूर्ण सवाल। ये चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जवाब मुझको आप दीजिए। इसमें विकल्प हैं कनिष्क के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, या फिर समुद्रगुप्त के शासनकाल में। बताइए, अति महत्वपूर्ण सवाल है कि चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था। अगर साथियों मैं इस सवाल के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाइयान था यह भारत आया था साथियों। अब हम बात करते हैं चीनी यात्री फाइयान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो साथियों जो चीनी यात्री फाइयान था ये भारत आया था बौद्ध दर्शन करने के लिए, या फिर बौद्ध दर्शन ग्रहण करने के लिए, बौद्ध की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 399 एडी में आया था। वही साथियों ये वापस कब गया था? 414 एडी में ये वापस चला जाता है। और साथियों ये पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था। और इनकी एक किताब बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने इसकी रचना की थी, और उस किताब का नाम है साथियों फाक्योकी के नाम से इनकी किताब को जाना जाता है। वहीं साथियों जो ये भारतीयों को एक नाम से पुकारता था, क्या पुकारता था? जो अपनी किताब में इसने लिखा है, अपनी किताब में भारतीयों को इसने क्या लिखा है? मिनतू के नाम से ये भारतीयों को कहता था कि मिनतू है, मिनतू के नाम से ये भारतीयों को अपनी किताब में इसने चर्चा की है। देखते हैं सब साथियों अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि किस गुप्त शासक आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की, यानी किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? अति महत्वपूर्ण सवाल। स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर समुद्रगुप्त ने साथियों।
अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा साथियों। स्कंदगुप्त ने यानी कि अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। अब बात करते हैं साथियों क्या स्कंदगुप्त की, इसका शासनकाल रहा था 454 एडी से लेकर 467 तक। मैंने अभी आपको पहले बताया था इसका शासन था 454 एडी से लेकर के क्या 467 एडी तक इसका शासनकाल रहा था। फिर साथियों इसने क्या किया था, हूणों का नेतृत्व किया था, हूणों का नेतृत्व किया था। और साथियों इसने क्या किया था, तोरमाण यानी कि तोरमाण की रक्षा की थी, इसने तोरमाण किले की क्या की थी, रक्षा की थी। अब साथियों इसमें एक विकल्प दिख रहा होगा आपको समुद्रगुप्त। अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, कविराज के नाम से जाना जाता था। वहीं समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। वहीं साथियों अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यों की, जैसे कि अगर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आता है, कुमारगुप्त आता है और उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। अगर मैं कुमारगुप्त की बात करूं तो कुमारगुप्त का शासनकाल 414 एडी से लेकर के 454 एडी तक रहा था। और यहाँ से महत्वपूर्ण बात क्या है, इस कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। कहाँ पर, ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है साथियों, वहीं पर इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त ने। साथियों अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने शांतिप्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे, यानी कि इसकी एक नीति क्या थी, इसकी नीति थी कि शांति प्रिय तरीके से अपने साथ अपना शासन करना है और विदेशों के साथ अपने संबंध अच्छे मजबूत करने हैं साथियों। सभी विदेशियों के साथ में अपने संबंधों को मजबूत बनाकर रखना है। वो कौन सा शासक था, अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त फिर चंद्रगुप्त प्रथम। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। वह कौन था जो शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित करता था साथियों, कुमारगुप्त। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं। और साथियों कुमारगुप्त मैंने अभी आपको बताया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या कराई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की इसने स्थापना कराई थी। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि साथियों भारत के किस राज्य में, ये 2001 नहीं है साथियों, 2011 है। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर अल्पतम कहाँ पर थी साथियों। कहने का मतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य में थी, इस बात को बताइए। यानी कि इसमें विकल्प दिए हैं बिहार, झारखंड, यूपी या फिर राजस्थान। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब साथियों अगर मैं साक्षरता की बात करूं, 2011 की महिला साक्षरता की बात करूं तो सबसे कम साथियों बिहार में रही थी। कहां पर, बिहार में कितनी, ये 73%, कितनी 73% रही थी। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं बिहार में ये 53% रही थी मेल की। और साथियों ओवरऑल की बात करता हूं, यानी कि महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो 63% रही थी ओवरऑल में। और फीमेल की कितनी रही थी, 73% और मेल की 53% और ओवरऑल की बात करें तो 63% साथियों। अब मैं जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ, तैयार कर लीजिए। पहली बात मुझको ये बताइए साथियों, जो जनगणना होती है कब होती है, जनगणना हर 10 साल के बाद में होती है। तो मुझे कोई एक बात बताइए, यह जो जनगणना होती है वो किस मंत्रालय के अधीन आती है, इसको कौन सा मंत्रालय जनगणना को करवाता है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन कौन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन क्या आता है, ये जनगणना आती है। पहला क्वेश्चन। अब मुझको एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी। 2 बार जनगणना हुई थी साथियों, यानी कि एक तो हुई थी ऑफिशियल तरीके से, एक अनऑफिशियल तरीके से। एक साथियों जो पहली बार हुई थी वो आधिकारिक रूप से माना नहीं गया था, यानी कि आधी अधूरी हुई थी। पहली बार पूछ रहा है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आई बात समझ में नहीं आई। अगर पूछे कि यानी कि आधिकारिक रूप से कब हुई थी, तो 1881 से स्टार्ट हुई थी रिपन के शासनकाल में। अति महत्वपूर्ण सवाल साथियों, यानी कि 2 बार हुई थी। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, अगर पूछे कि 1881 में आधिकारिक रूप से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब मुझको एक सवाल का जवाब और देना कि जो 2011 की जनगणना थी वो कौन से क्रम की जनगणना थी साथियों।
अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो साथियों ये 15वीं जनगणना थी। अगर आज़ाद भारत की जनगणना की बात करूं, जो 2011 की जनगणना थी, वो 2011 की जनगणना आज़ाद भारत की कौन सी जनगणना थी? तो हमेशा याद रखेंगे 2011 की जनगणना आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना थी। और अगर वैसे देखा जाए तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि मुद्रा पूर्ति को कम करके, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है साथियों। यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन बाय रिडक्सिंग द मनी सप्लाई इज कॉल्ड। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? इसमें अगर बात करते हैं विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या? विस्फीति हो जाएगा। क्या? विस्फीति, डिफ्लेशन हो जाएगा। अब डिफ्लेशन में क्या है साथियों? अगर बात करूं मैं मुद्रास्फीति की, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। क्या? डिफ्लेशन। अब विस्फीति को कहते हैं क्या? अपस्फीति। अपस्फीति किस कहते हैं? अपस्फीति कहते हैं। डिफ्लेशन अपस्फीति को कहते हैं विस्फीति। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति की। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको कौन जारी करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जारी करती है। कौन? मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जारी करती है। और राजकोषीय नीति को, जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 30 है, यानी कि अगला सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल है साथियों कि नाबार्ड क्या है? नाबार्ड के बारे में बताइए कि नाबार्ड क्या है? व्हाट इज नाबार्ड? एक गुप्तचर संगठन है, एक औद्योगिक संगठन विकास बैंक है, एक कृषि विकास बैंक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर साथियों मैं नाबार्ड की बात करूं तो नाबार्ड हमेशा याद रखेंगे कृषि विकास बैंक है। क्या? नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? कृषि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। वहीं साथियों नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करता हूं तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये डेट अति महत्वपूर्ण है साथियों, यानी कि जो नाबार्ड की स्थापना थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगर मैं नाबार्ड के हेडक्वार्टर की बात करूं, जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और साथियों बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। अगर मैं बात करूं IDBI की, जो एडबी वो बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वहीं साथियों इसकी जो IDBI की जो फुल फॉर्म है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें साथियों सिडबी की, यानी कि SIDBI, अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। और साथियों सिडबी का जो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको अति महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा की और उनका विश्लेषण भी कराया साथियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए और विश्लेषण अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथियों इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं डेली लेकर आता हूं साथियों। सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जीके एंड जीएस की गारंटी लेता हूं साथियों। एक प्रश्न में अपनी वीडियो से अलग नहीं जाने दूंगा साथियों। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे और मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए लेके आता हूं। वहाँ मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आता हूं और साथ में स्टैटिक जीके भी कवर कराता हूं। तो आप दोनों वीडियो को देखना ना भूलें, यहाँ से कंटेंट को तैयार कीजिए साथियों। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में साथियों। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।